लो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का एक चैप्टर है बेटा, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी कि इसके अंदर मतलब हम लोग चलें पढ़ेंगे बेटा कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। तो इससे पहले वाले में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन करा था, उस पर हमने दो वीडियोज़ आपको बना के दिए थे। और बेटा उसमें पहले वाले में इंट्रोडक्शन था और दूसरे वाले में मिरर्स रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हमने उसमें किए थे। उसी तरीके से सेम बेटा रिफ्रैक्शन में भी यही चीज़ें होती हैं। इसमें भी कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा और इसके बाद इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद एक दूसरा पार्ट बेटा बनेगा, जिसके अंदर हम लेंगे आपका लेंस वाला कंडीशन, यानी जिसमें हम पूरे लेंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये है पहला बेटा इंट्रोडक्टरी पार्ट। और इसमें हम लोग उस वहाँ से पहले यानी लेंस से पहले जितना भी कॉन्सेप्ट है सबको बेटा हम लोग क्लियर करेंगे और एक एक को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में गौर करें तो अगर लेट सपोज दिस इज अ ग्लास स्लैब, मैंने एक ग्लास स्लैब है बेटा, चाहे एक अलग से हमने ड्रॉ कर लेते हैं। लेट कर लो बेटा दिस इज ग्लास स्लैब, ठीक है। अब हमने यहाँ से ऐसे इसके ऊपर लाइट छोड़ दी लाइट हमने इसके ऊपर। अब लाइट छोड़ने के तो बहुत सारे तरीके हैं। हम चाहते तो ऐसे भी लाइट छोड़ सकते थे, हम चाहते तो ऐसे भी लाइट छोड़ सकते थे, हम चाहते तो ऐसे भी लाइट छोड़ सकते थे, वैसे ऐसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। लेकिन मतलब इसके अलावा भी कई सारे कंडीशंस हैं जिससे हम लाइट इसके ऊपर छोड़ सकते हैं, जिसमें मेनली ये सीधा वाला आता है। तो हम तिरछा ही क्यों लाइट छोड़ते हैं, हमने सीधा क्यों छोड़ सकते हैं? तो एक बात बेटा मैं पहले इसको शुरू करके बता दूं, अगर हम सीधी लाइट इसके ऊपर छोड़ेंगे ना तो ये सीधा निकल जाएगा बिना कोई डेविएशन हुए, बिना कोई उसके पाथ में कन्वर्जन हुए। अब क्यों निकल जाएगा इसके बारे में भी हम लोग बेटा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट आके क्या करती है, टकराती है किसी किसी और मीडियम से, तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, वहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ कर दो, ठीक है। और ये लाइट हो जाती है बेटा बेंड हो जाती है, ठीक है। ये लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाती है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन यही होता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र हो या फिर जाए, तो वो अपने पाथ को क्या करे, चेंज कर ले, या तो अवे चली जाए या तो नज़दीक आ जाए आपके नॉर्मल के। तो इस पूरे कंडीशन को ही कहते हैं बेटा हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट डेविएट्स इट्स पाथ, यानी कि चेंज इट्स पाथ, अपने रास्ते को डायरेक्शन क्या कर दे, चेंज कर दे, इसी को कहते हैं बेटा हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके। अब हमने समझा दिया आपको कि एक रे ऑफ लाइट अगर किसी ग्लास स्लैब से आके यानी किसी सरफेस आके टकराती है तो वो अपना रास्ता क्या करती है, चेंज करती है। और इसी रास्ते चेंज करने के तरीके को, फिनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अभी अगर गौर करें हम लोग बेटा, तो अब यहाँ पे अगर आपसे पूछे, ठीक है, अच्छा सवाल पूछ सकता है एक ठे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन होने का कारण क्या है। तो रिफ्रैक्शन होने का बेटा सिंपल कारण है कि दो बातें इसके अंदर आती है, दो कंडीशन आती हैं। एक आता है कंडीशन 1 और एक होता है बेटा कंडीशन 2। पहला होता है चेंज इन मीडियम, मीडियम के चेंज होने की वजह से, और दूसरा होता है बेटा चेंज इन स्पीड, स्पीड के चेंज होने की वजह से। यानी कि दो कारण हैं जिसके वजह से ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर होती है। वो है, पहला है कि मीडियम चेंज होता है और दूसरा है कि स्पीड में परिवर्तन होता है। यानी कि जब एक एक मीडियम में लाइट रहती है किसी एक्स स्पीड से, तो जब वो किसी और मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि डिफरेंस हो जाता है, चेंजिंग हो जाती है। इसी चेंजिंग के वजह से बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर करता है। तो ये दोनों ही मुख्य कारण हैं, मेन रीजन हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के होने के, ठीक है। अभी अगर ये दो मेन पॉइंट्स को अगर चर्चा करें हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा मीडियम की। तो मीडियम क्या होता है, तो मीडियम पे अगर चर्चा करेंगे हम लोग, तो मीडियम का केस है बेटा कि मीडियम जनरली
दो तरीके के होते हैं, ठीक है। मीडियम कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के मीडियम हमारे आसपास पाए जाते हैं। और कभी भी आपको दो तरीके बताना है, एक होता है बेटा रेयरर मीडियम और एक होता है आपका डेंसर मीडियम। अब इनका मतलब क्या होता है बेटा? तो रेयरर मीडियम, अगर आपसे बोलेगा कि कोई मीडियम रेयरर है, इसका मतलब कि उस मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में काफ़ी लंबा स्पेस है, बहुत दूर दूर वो पार्टिकल सिचुएटेड हैं। जैसे कि एयर, एयर की बात करें तो हम आपसे पूछेंगे कि एयर कैसा मीडियम, तो आप कहेंगे रेयरर मीडियम है। लेकिन ये मीडियम यानी ये वाला पॉइंट हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जब हमारे पास कम से कम दो मीडियम हो। क्योंकि बेटा जब हम डिसाइड करते हैं कि कौन रेयरर मीडियम है और कौन डेंसर मीडियम है, यानी कौन हल्का है और कौन भारी, भारी का सेंस का मतलब कौन घना है, डेंसिटी जिसकी हाई है, तो उसके लिए हमको कम से कम दो मीडियम की आवश्यकता पड़ती है बेटा। क्योंकि बिना दो मीडियम के हम नहीं बता सकते कि कौन रेयरर है और कौन डेंसर है, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट कंपैरिजन पे डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल तौर पे बात करें अगर हम, तो एक बार ले लें हम लोग एयर और ले लें हम लोग वाटर। तो एयर और वाटर में जो एयर है बेटा, अगर कंपेयर करेंगे जब, तो एयर क्या है? रेयरर है। किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में, ठीक। और वाटर क्या है बेटा? डेंसर है। किसके कंपैरिजन में? एयर के कंपैरिजन में। तो ये जो कंडीशन है ना, जो हमने जब हम मीडियम पता करते हैं कि कौन रेयरर है कौन डेंसर है, उसके लिए हमको मिनिमम दो मीडियम की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और बिना दो मीडियम के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन रेयरर है और कौन डेंसर है, ठीक है। तो अभी आते हैं हम लोग अपनी जगह पे। जब हमने बात की एयर की और किसकी बात की बेटा? वाटर की। तो इन दोनों में ये वाला रेयरर है और ये वाला डेंसर है। ये तभी पॉसिबल है डिसाइड करना कि कौन रेयरर कौन डेंसर है, जब तक कि दो मीडियम ना हो। अगर हमारे पास केवल एक मीडियम है, या फिर एग्जाम में केवल एक मीडियम को दे दिया वो क्वेश्चन पेपर में और पूछा कि ये किस तरह का मीडियम है, तो आप ये नहीं बता सकते बेटा कि रेयरर मीडियम कि डेंसर मीडियम, क्योंकि आप एक मीडियम में डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि डिसीजन लेने के लिए आपको दो लोगों की आवश्यकता पड़े। जैसे नहीं कहते हैं फलाना व्यक्ति फलाने से बहुत तेज है, यानी कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति से बहुत तेज है, यानी कि बस इन दो व्यक्तियों की बात हो रही है, यानी फलाने व्यक्ति की और इस व्यक्ति की बात हो रही है, जो अक्सर क्लासेस में होते हैं, ठीक है। जो टीचर बोलते हैं दिस पर्सन इज मोस्ट इंटेलिजेंट, जब ऐसा बोले तो दूसरा केस हो जाएगा। और बोले कि दिस पर्सन इज मोर इंटेलिजेंट देन यू, यानी कि अब केवल दो वाले लोगों की बात हो रही है, यानी कंपैरिजन हो रहा है, केवल एक पर्सन और दूसरा पर्सन। बाकी पूरे क्लास से किसी से मतलब नहीं है, केवल उन दो व्यक्तियों से मतलब है। तो क्लास में तो बहुत सारे हैं, क्या पता कोई और बच्चे हों जो इससे भी इंटेलिजेंट हो, ठीक है। लेकिन हम वैसी बातें नहीं कर रहे हैं। जब भी हम दो मीडियम की बात करते हैं तो उन्हीं दो मीडियम में अच्छा और बुरा दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी रेयरर और डेंसर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो हमने भी बेटा यहाँ पे दो मीडियम ले रखा है, एक एयर एक वाटर। तो हमने एयर को रेयरर मीडियम दिखाया है और वाटर को डेंसर मीडियम दिखाया है। अभी हमने दूसरा केस ले लेते हैं, वाटर ले लें और ग्लास ले लें, ठीक। तो अब क्या बोलेंगे आप? अब क्या बोलेंगे बताइए? तो अब आप बोलेंगे कि जो पानी है वो रेयरर मीडियम है और ग्लास है डेंसर मीडियम में। और यहीं पे बेटा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। बच्चे कहते हैं अरे सर अभी तो आप बोले हैं कि पानी क्या है? डेंसर मीडियम है, और आप बोले रेयरर मीडियम। लेकिन फिर बेटा इस बात को ख्याल करना चाहूँगा कि मैंने ये कब बात बोली? मैंने बोली कि कम से कम जब तक आप दो मीडियम नहीं लोगे तब तक आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन रेयरर है और कौन डेंसर है। जब हमने ऊपर दो मीडियम लिया तो उसमें एयर रेयरर और वाटर डेंसर है। लेकिन जब हमने दो अदर मीडियम लिए तो उस केस में वाटर रेयरर था और ग्लास डेंसर है। पर जाहिर सी बात है कि पानी की डेंसिटी कम होती है और ग्लास की डेंसिटी क्या होती है बेटा? बहुत हाई होती है। इसी वजह से तो वो सॉलिड स्टेट में होता है। बात है कि नहीं है? तो ये सीन है बेटा कि जब भी आपको मीडियम डिसाइड करना है कि कौन रेयरर और कौन डेंसर है, तो आपके पास ये सीन होना चाहिए कि कम से कम दो मीडियम हो। और दो मीडियम में आप इस बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि किनके पार्टिकल सबसे नज़दीक हैं। जिनके पार्टिकल सबसे नज़दीक होंगे उनका डेंसिटी हाई होगा, जिसके पार्टिकल दूर दूर होंगे उसकी डेंसिटी कम होगी। समझ गए बेटा? तो ये था मीडियम का केस कि कैसे आपको मीडियम के बारे में जानकारी होगी कि कौन रेयर मीडियम है और कौन डेंसर मीडियम है। समझ गया बेटा? तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने ये दो बातें करी
ऑप्टिकल रेयर मीडियम और ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, यानी रेयर और डेंसर के बारे में हमने चर्चा कर ली। और हमने ये भी आपके बताया कि कैसे आप डिसाइड करोगे कि कौन रेयर है कौन डेंसर है। तो बेटा हमेशा दिमाग में रखना, जब भी कंपैरिजन करना हो तो कम से कम दो व्यक्ति तो होने ही चाहिए, यानी दो मीडियम तो होने ही चाहिए, और दो मीडियम के बिना आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, इसके कारण भी हमने जाना कि क्या कारण की वजह से ये रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन का बेटा मेनली दो कारण है। पहला चेंज इन मीडियम, यानी मीडियम का परिवर्तन, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो रिफ्रैक्शन होता है। और दूसरा चेंज इन स्पीड, यानी कि मीडियम के अंदर बाहर जाने और ना जाने की वजह से उसके स्पीड में परिवर्तन हो जाता है, जिसके वजह से मीडियम में चेंजिंग यानी कि उसकी स्पीड में चेंजिंग होती है और रिफ्रैक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम स्पीड ऑफ लाइट इन एयर की बात करें बेटा, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यही थी ना नॉर्मली। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये बताइए कि लाइट स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी है स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में, तो क्या बताएंगे आप, बताइए बोलिए। तो ये सीन है बेटा, ठीक है। तो अगर हम आपसे बात करें कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी है, तो वो है बेटा 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई। तो ये सीन है बेटा 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का। वैसे 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड और 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 1.5 दूना 3, 2 लाख ही है बेटा, ठीक है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक रेक्टेंगुलर स्लैब है और इस स्लैब पे एक रे ऑफ लाइट आके टकराई और टकराने पे उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट आई रहा, और आई रह के वो मीडियम में चेंज हुआ। ये है मीडियम 1 एयर, ये है मीडियम 2 ग्लास, और ये है मीडियम 1 एयर फिर से, ठीक है। तो यहाँ से लाइट गई, रे ऑफ लाइट, और जाके टकराई, टकराने के बाद उसकी बेंडिंग हुई, यानी कि टुवर्ड्स नॉर्मल गया। तो यानी एक चीज़ क्लियर हो बेटा कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है, तो वो नॉर्मल के तरफ आती है। दिमाग में रखना बेटा हमेशा, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है तो वो रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, यानी बेंड होगी नॉर्मल के तरफ में। तो ये है पहला केस। और अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो क्या हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी आपकी नॉर्मल से अवे चली जाएगी, ठीक है। ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आप देख लो कि आई से जा रहा है और ये है आर, आई और आर, और फिर बेटा ये है आपका आई आर ले लो, और ये है बेटा आपका ई, ठीक है। तो ये वाला केस हो गया आपका। तो इस वाले केस में बेटा ये जो एंगल और जो ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होता है। ये भी आप कह सकते हो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से कह सकते हो कि बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये वाला सीन है बेटा, कह सकते हैं हम लोग कंडीशन कि जब भी रेयर से डेंसर में गई तो अब टुवर्ड्स जाके शिफ्ट हो गई, और डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे होती जा रही है, ठीक है, ये अवे होती जा रही है। उसके बाद जो बेटा लाइट की एक्चुअल पाथ होनी चाहिए थी, वो देख रहे हो आप, डॉटेड लाइन से जा रही है लाइट की एक्चुअल पाथ, लेकिन लाइट उस एक्चुअल पाथ से होके जा नहीं रहा है। वो क्या कर रहा है, वो बेंड होके निकल रहा है, यानी दूसरे साइड से दूसरे पाथ को फॉलो कर रहा है, पर वो पैरेलल है, ठीक है। तो जो ओरिजिनल पाथ से और जो इस समय रियल में जा रही है लाइट, उसके बीच के जो डिस्टेंस होता है ना बेटा, उसके बीच जो डिस्टेंस होता है उसी को कहते हैं हम लोग लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपसे पूछे बेटा कि व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट, तो आप सिंपल बोलेंगे सर द स्पेस या द गैप या द फिर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ अ लाइट, ओके, एंड द emergent path of the light from a glass slab or after refraction is called displacement, lateral displacement, okay। तो ये था बेटा आपका lateral displacement, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है बेटा उसको हम लोग lateral displacement ही कहते हैं, ओके। उसके बाद है बेटा हम लोग अभी चर्चा किए थे ये बात पे सबसे शुरुआत में कि अगर कोई ग्लास ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट टकराए ग्लास स्लैब पे तो कैसे जाए, पर नॉर्मल।
तो नॉर्मल पे जब ऐसे टकराते हैं बेटा, तो अभी कोई गौर करना कि कभी भी रे ऑफ लाइट ना ऐसे सिंगल नहीं आती है कि कोई रे ऑफ लाइट आ गई और आगे टकरा के और रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हो गया। लाइट जब भी चलती है तो बीम में चलती है। बीम समझते हो, बीम ऐसे चलती है बेटा। इसके अंदर बहुत सारी लाइट की रोशनी, जैसे टॉर्च जलाओगे तो टॉर्च में से क्या निकलता है? टॉर्च में से रे ऑफ लाइट निकलता है कि बीम ऑफ लाइट निकलता है बेटा? तो टॉर्च में से बीम ऑफ लाइट निकलता है, यानी बहुत सारे रोशनी के पार्टिकल्स निकलते हैं उसके अंदर से। तो जो अगर लाइट के अंदर से हमेशा बीम में चलेगा, तो बीम में चलेगा ना, तो पहले वाले केस में अगर चर्चा करो इस वाले केस में, तो इस वाले केस में क्या होता है बेटा? इस वाले केस में जब भी रे ऑफ बीम ऑफ लाइट आता है तो सबसे पहले इस तरह के केस आता है, ठीक है। तो ये बताइए बेटा, सबसे पहले कौन टकराएगा ये वाला केस में? तो सबसे पहले अगर ये तिरछा आया है तो ये ऐसे इसके आगे का है सीन, तो सबसे पहले ये वाला पार्ट टकराएगा। लाइट का बीम का ये वाला पार्ट पहले टकराएगा और ये वाला पार्ट बाद में टकराएगा बेटा, कुछ समय बाद, यानी डेल टी टाइम बाद। तो जो पहले टकराएगा वो पहले अंदर जाएगा, तो वो पहले अंदर चला गया, ठीक। और जो लेट टकराएगा वो लेट अंदर जाएगा, तो वो लेट अंदर गया। तो जो पहले अंदर जाएगा वो पहले यहाँ पे भी पहुंचेगा, तो वो पहले निकलेगा भी। और उसी तरह ये वाला सीन बेटा। तो ये ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि इसके बीम ऑफ लाइट के दोनों पॉइंट, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों तरफ के पॉइंट को, स्टार्टिंग में दोनों इधर वाला उधर वाला, दोनों का जो क्या है बेटा, पहुंचने का जो डायरेक्शन हो ना किसी पोजीशन पे, वो अलग अलग है। इस वजह से इसके अंदर डायरेक्शन क्या हो गया है, चेंज हो जा रहा है। लेकिन अगर सोचो यही चीज बेटा परपेंडिकुलर हो जाए, नॉर्मल हो जाए, यानी लाइट ऐसे आ रही है, तो ये दोनों का इसके ऊपर टकराने का जो इस टाइमिंग हो क्या बेटा, सेम है। और जब टाइमिंग सेम है तो वो बेंड नहीं करेगी और बिना बेंड किए क्या हो जाएगी, नॉर्मली आउट ऑफ द ग्लास चली जाएगी। समझ में आया बात? तो पहला केस था इसमें कि जब रे ऑफ लाइट हम लोग किसी एंगल से उसके ऊपर ड्रॉप करते हैं तो ये केस आता है, यानी कि उसका इसको मान चलो कि लाइट का ये सीन है, लाइट अगर ऐसे चल रहा है तो ये इसका मान चलो कि फ्रंट है उस लाइट के, मुंह जिसको कहते हैं। यहाँ पे लाइट के बहुत सारे मतलब आपके रे दिख रहे हैं, तो ये वाला पहले टकराएगा यहाँ पे और ये वाला बाद में टकराएगा। क्यों? क्योंकि तिरछा जा रहा है ना, तो भाई तिरछा जाएगा तो जो सबसे पहले पहुंचेगा वो पहले टकराएगा और जो लेट पहुंचेगा वो लेट टकराएगा। तो जो पहले टकराएगा वो पहले बेंड होगा और जो लेट टकराएगा वो लेट बेंड होगा। लेकिन इस वाले केस में दोनों संग टकरा रहे हैं, इसलिए कोई भी बेंडिंग नहीं होती है बेटा, ठीक है। चलो, तो बेटा ये था आपका परपेंडिकुलर लाइट ऑन अ स्लैब का कंडीशन कि हम जिसकी चर्चा कर रहे थे। अब इफेक्ट की बात करते हैं हम लोग कि इफेक्ट क्या है। तो अक्सर आपने डे लाइफ में इफेक्ट देखा होगा कि एक शीशे के ग्लास के अंदर आप भर के पानी रख दो और उसमें एक पेन डाल दो, तो पेन का जो हिस्सा ऊपर दिख रहा है, मतलब जो पानी में नहीं है, उसका कुछ अलग केस दिखेगा और जो हिस्सा पानी में है उसका कुछ अलग केस दिखेगा। आप उसे ट्राई कर सकते हैं, होम में यूज़ कर सकते हैं बेटा, ठीक है। और मेरे पास भी अगर ग्लास आया शीशे का तो मैं उसमें भी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा दूंगा। और दूसरा है बेटा एग्जाम्पल इसका कि अगर कोई बाल्टी है, बाल्टी ले लो, बाल्टी में पानी भर दो, अब भर के एक सिक्का डाल दो उसमें। तो जब आप सिक्के को देखोगे ना बेटा, जब सिक्के को आप देखोगे तो सिक्का जहाँ होना चाहिए उससे ऊपर आपको प्रतीत हुआ कि हाँ दिख रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है रियल में। रियल में नहीं है वो, रियल में तो सिक्का वहीं पे है, लेकिन हमें दिख रहा है थोड़े से ऊपर। और ये किस फिनोमेना से हो रहा है बेटा? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के फिनोमेना से हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे थे बेटा, कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो इफेक्ट, जो इन्हीं को कहते हैं इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो ये थे बेटा कुछ यूजफुल इफेक्ट्स हमारे जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स के थे, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करेंगे बेटा हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? यानी कि बस जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन किया था बेटा तो वहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था, और अब रिफ्लेक्शन कर रहे हैं तो भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा। तो अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या, इसकी चर्चा हम लोग बेटा अभी कर लेंगे। इसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे, देखते हैं हम लोग लॉज ऑफ तो पहला बेटा नियम है ऑल लाई ऑन सेम प्लेन। ऑल लाई ऑन सेम प्लेन कहने का मतलब बेटा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों के तीनों क्या करते हैं, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का रूल नंबर 1।
तो ये बेटा रूल नंबर 1 है कि तीनों के तीनों एक ही पॉइंट पे क्या करते हैं, लाई करते हैं। उसके बाद है दूसरा कि इसको कहते हैं बेटा आई, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है आई, और यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है आर। तो एक साइंटिस्ट लगभग 1600 के अप्रोक्सीमेटली 1612 के अप्रोक्सीमेटली एक साइंटिस्ट थे बेटा जिनका नाम था स्नेल। उन्होंने लाइट के इस फिनोमेना के ऊपर एक रिसर्च करा और रिसर्च करके कुछ रिलेशंस निकाले, जिससे पता चलता था कि अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो आखिर उसके अंदर एक फिक्स परिवर्तन कितना होता है, क्योंकि मीडियम तो फिक्स होगा भाई। अभी क्या है, सुबह अगर एक गिलास में तूने पानी लिया तो शाम को वो पानी पेट्रोल तो नहीं ना बन जाएगा, पानी तो पानी ही रहेगा। तो उन्होंने कहा कि जो भी मीडियम होते हैं भाई वो मीडियम तो फिक्स ही होंगे, मीडियम में तो कोई चेंजिंग होगी नहीं। अच्छा, मीडियम में चेंजिंग नहीं होगी तो भाई मीडियम में चेंजिंग होगी तो रेशियो भी क्या होना चाहिए, यानी कि जो रेशियो निकालेंगे हम लोग मीडियम के चेंज का, वो भी क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। तो इसी की चर्चा कर रहे थे बेटा, अब हम लोग इसी की बात करते हैं, क्या दिक्कत है। अभी चर्चा करो तो आप देख सकते हो यहां पे दूसरा जो स्नेल ने दिया था, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल का लॉ क्या होता है स्नेल ने कि साइन आई, ठीक है, अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये बोला था बेटा स्नेल ने, यही बोला था क्या कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो साइन आई क्या है, तो यहां से यहां तक आई है तो इसका साइन वाला भाग लेंगे, अपॉन यहां से यहां तक आर है तो इसका आर वाला भाग लेंगे, और दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो वो हमको क्या देगा बेटा, कांस्टेंट देगा। ठीक, अब इस कांस्टेंट की वैल्यू है आपकी म्यू। कांस्टेंट को स्नेल ने किससे दिखाया, म्यू से दिखाया, और म्यू को कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये था कॉन्सेप्ट बेटा। तो इसको कहते हैं स्नेल लॉ या स्नेल रूल, जिससे हम लोग किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर उसका डाइवर्जिंग रेशियो निकालते हैं कि एक मीडियम कितना किसी रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ट करने की, अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अभी क्या चर्चा है बेटा यहाँ पे देखेंगे हम लोग, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चर्चा करें ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आ जाती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो इस पे भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस फॉर्मूले को क्लियर कर लेते हैं। तो जहां तक उम्मीद है बेटा कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद म्यू हो गया, और म्यू के बाद आता है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी मीडियम 1 और मीडियम 2 में जो भी लाइट की स्पीड है उसी के रेशियो को कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और डेफिनेशन आपके सामने हम कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द मीडियम 2 इज कॉल्ड व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, चलिए, तो ये था बेटा सीन। तो ये हो गया आपका दूसरा भी नियम हो गया। अब कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं जिनकी वैल्यू आपको जाननी आवश्यक है, जैसे एयर। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बेटा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, ध्यान रखना। वाटर का होता है कितना बेटा, वाटर का होता है आपका 1.33। वाटर कितना होता है बेटा, 1.33। और ग्लास का कितना होता है 1.5, और डायमंड कितना होता है 2.42। तो टोटल ये 4 थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैसे तो बहुत सारे हैं, पर ये 4 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपकी क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इनसे हट के हमें नहीं लगता है कि कुछ और देने का कोई मतलब बनता है। ठीक है, लेकिन अगर मन करे टीचर का तो दे ही सकता है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट यही मोस्ट 4 हैं जिनको आपको दिमाग में रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं इससे। चलिए आगे चर्चा करें बेटा हम लोग, तो बात करेंगे हम लोग ये वाला कंडीशन
कि अगर हम लोग चर्चा करें 1μ2 की, 1μ2, तो 1 मतलब मीडियम 1 और 2 मतलब मीडियम 2, तो इसका मतलब बेटा स्पीड ऑफ लाइट इन 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन 2, इसका कंडीशन ये होता है। ठीक, अगर यही 2 यहाँ आ जाए और 1 वहाँ चला जाए तो इस केस में इसका वैल्यू क्या आ जाता है बेटा, V2 अपॉन V1। क्यों? क्योंकि हमने मीडियम चेंज कर दिया, पहले क्या जा रहा था, 1 मीडियम से दूसरे में जा रहा था, अब दूसरे से पहले में जा रहा है, तो दोनों के कंडीशन भाई अंतर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो अलग अलग आने लगेगा दोनों केस में। ठीक है, चलिए तो अब इन दोनों फॉर्मूले को क्लियर करते हुए देखते हैं, हमको पता चलता है कि जो 1μ2 है ना वो 1/2μ1 के क्या है बेटा, बराबर है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं, आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो फिर से आपको ये वाला मिल जाएगा। तो ये एक रिलेशन निकाला गया है कि 1μ2 इज इक्वल टू 1/2μ1, जो कि एक दो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन निकालते हैं के लिए होता है। वैसे इसकी कुछ खास आवश्यकता नहीं है, पर न्यूमेरिकल्स में कभी कभी ये टिप 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 करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहेंगे हम लोग। ओके, चलिए अभी बात करें बेटा हम लोग, तो नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे रिलेटिव, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो जाना हमने बेटा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अभी हमने जाना कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 1 और 2। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी थोड़ा सा स्पेसिफिकली कई सारे क्या लगभग 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं बेटा, स्पेसिफिकली बहुत माइनर पॉइंट हम क्लासीफाई करते हैं। तो हम देख लेते हैं बेटा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम जाए, यानी पहला मीडियम यानी कि मीडियम 1 से लाइट मीडियम 2 में जाए, ठीक है, और मीडियम 1 में एयर या फिर वैक्यूम ना हो। ठीक है बेटा, ये इनको छोड़ के, यानी मीडियम 1 ना ही एयर हो ना ही वैक्यूम हो, तो इनको छोड़ के जब कोई रे ऑफ लाइट किसी मीडियम 1 से किसी मीडियम 2 में जाती है तो उसको कहते हैं बेटा हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, गौर करना बेटा, अगर आपसे पूछे व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप कहेंगे सर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस व्हेन द रे ऑफ लाइट फ्रॉम मीडियम 1 एक्सेप्ट मीडियम 1 में, मीडियम 1 का मतलब एक्सेप्ट एयर एंड वैक्यूम, यानी उस मीडियम में हम एयर वैक्यूम को काउंट नहीं करेंगे। तो एक्सेप्ट मीडियम एयर एंड वैक्यूम फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, ठीक है बेटा, इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको रिलेटिव बोलते हैं। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं बेटा, एब्सोल्यूट का मतलब जब हम एयर और वैक्यूम की ही बस चर्चा करें, तो जब केवल एयर और वैक्यूम ही से बस, मतलब मीडियम 1 में केवल एयर और वैक्यूम ही एग्जिस्ट करेगा जब, तब से कहते हैं बेटा हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका क्या बोलेंगे कि व्हेन द रे ऑफ लाइट फ्रॉम मीडियम 1 ओनली एयर और वैक्यूम, जिसमें केवल एयर और वैक्यूम ही हो मीडियम 1 में, टू मीडियम 2 इज कॉल्ड व्हाट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके बेटा, समझ में आया? तो ये था हमारा दो कंडीशन, एक था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा था हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये था बेटा आपका हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स के मैक्सिमम पार्ट्स बेटा हमने कवर कर दिए हैं। और अब इसके बाद का जो कंडीशन आता है बेटा वो होता है आपका, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं बेटा कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज 1.5 एंड देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, इसे पूछा जा सकता है। और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो आप सिंपल बता दोगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज इक्वल टू कितना, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या बेटा, तो ये फॉर्म लगता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू V1/V2, सिंपल, नो मैटर। ओके, तो इसके बाद बेटा आएगा हमारा लेंसेज का पार्ट 2 में, और ये वाला पार्ट हो जाता है बेटा समाप्त। चलते हैं, मिलेंगे बेटा अगले पार्ट में मजे के साथ, आप इसको पढ़ के तैयार कर लीजिएगा। चलते बेटा, जय हिंद।